नमस्कार। रियल एस्टेट में आपका स्वागत है और मैं हूं निशा। बजट आया और हमने थोड़ा बहुत समझा भी, लेकिन उसका हमारे जनजीवन पे क्या असर पड़ा? अगर आज आप घर खरीदने जाते हो या घर बेचने जाते हो तो क्या आपको फायदा होगा या नुकसान? या आप महिला हैं और आपको घर खरीदना है तो कितना फायदा? इन सारी बारीकियों को आज समझेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। यही समझाने आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम रियल्टी के डॉक्टर एडवोकेट हर्षुल सावला। हर्षुल, स्वागत है आपका। थैंक यू निशा जी। तो जैसे मैंने जाना, आपकी एक रिसर्च रिपोर्ट आई जिसको हमने समझने की कोशिश की और बहुत ही आसान शब्दों में आपने सब एक वर्णन किया है बजट का। सबसे पहला जो हिट किया है बजट के आने के बाद, इंडेक्सेशन। शायद जो बड़े लोग हैं उनको तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है, जो ये सारी भारी शब्द नहीं समझते हैं, तो ये इंडेक्सेशन हटाने का क्या असर हुआ? और क्या ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20 से 12.5 कर दिया, क्या वो फायदेमंद है? प्लीज समझाइए। सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये गवर्नमेंट का कैपिटल गेन के बारे में सिंप्लीफिकेशन, और जो कि ना केवल रियल एस्टेट, ना केवल रेसिडेंशियल, बट सारे एसेट क्लास, चाहे लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, चाहे जमीन हो, गोल्ड हो, फ्लैट्स हो, या शेयर्स हो, या आपके म्यूचुअल फंड हो, ये सभी मामले में उनको सिंप्लीफिकेशन चाहिए था, एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए था। यूनिफॉर्मिटी इस गवर्नमेंट की हमेशा से हॉलमार्क रही है, चाहे जीएसटी हो, वन नेशन वन टैक्स। तो इनकी सोच पूरे भारत को दिमाग में रखते हुए है कि क्या हम एक जनरलाइज सिंपल प्रोसीजर करें, ना कि कॉम्प्लेक्स रखें। अब हमें समझना चाहिए कि ये इंडेक्सेशन होता क्या है। आप आज एक चीज 10 रुपए की लेते हो, 10 साल के बाद वो चीज 10 रुपए की तो रहती नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन आता है, महंगाई बढ़ जाती है, और उस वजह से उस वैल्यू की, उस चीज की वैल्यू शायद 10 साल के बाद 15 रुपया हो, 18 रुपया हो, या 20 रुपया हो। तो गवर्नमेंट एक रेट छापती है कि कितनी वैल्यू से ये बढ़ोतरी हुई है, इन्फ्लेशन कितना हुआ है, और एक इंडेक्स बनाती है जिसे हम CII इंडेक्स कहते हैं। वो इंडेक्स के अनुसार क्या होता है कि जो चीज मैंने, समझो एक घर लिया है 100 रुपए के अंदर, और वो मैंने लिया है 1980 में, अब मैं उसको बेच रहा हूं 2024 में। तो जो 2024 में जो मूल्य पे मैं उसको बेच रहा हूं, उसके ऊपर तो टैक्स लगना नहीं चाहिए। उसमें से कैपिटल गेन, मतलब आपका जो राशि है उसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है। तो अगर मैंने 1980 में जो चीज 100 रुपए में ली है, 2024 में मैं उसको 1000 रुपए में बेच रहा हूं, तो ये कहना गलत होगा कि इसमें केवल 900 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। असल में ये 100 रुपया जो 1980 का था, उसकी वैल्यू आज 2024 में कितनी होनी चाहिए, वो निकालने के लिए एक फैक्टर गवर्नमेंट छापती थी, उसे हम इंडेक्सेशन कहते थे। समझ लो कि उसकी वैल्यू 600 या 700 रुपया हो जाती है। तो अब कैपिटल गेन जो आना चाहिए वो 1000 माइनस 600 या 700 पे होना चाहिए, ना कि 1000 माइनस 100 रुपए पे। तो आप 900 रुपए पे टैक्स नहीं दे सकते हो, आपको देना चाहिए एडजस्टेड वैल्यू के ऊपर, जिसे हम इंडेक्सेशन कहते हैं। जो सीए लोग अक्सर एक सर्टिफिकेट बनाते हैं वैल्यूएशन का और आपको देते थे, तो आप उसके ऊपर टैक्स भरते, तो जो था 20%। अब गवर्नमेंट ने एनालिस किया कि खास करके रियल एस्टेट में 14%, 12% की ग्रोथ है, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया। तो उनका बोलना था ऐसे ही जब इतनी ग्रोथ हो रही है, लैंड प्राइसेस भी इतना बढ़ रहा है, गोल्ड भी बढ़ रहा है, तो उनका बोलना था कि ये हम सिंप्लीफाई करते, 20% की जगह हम 12.5% पे टैक्स लगाते। 7.5% उन्होंने टैक्स कम कर दिया, और उनका मानना था ये 7.5% जो उन्होंने कम किया है, वो जो इन्फ्लेशन के वजह से जो डिस्काउंट मिलता था आपको वैल्यूएशन में, उसे अतिरिक्त ही है। अब इस पे चालू हो गई बहुत सारी कंफ्यूजन, डिबेट, और एक प्रकार से कंपैरिजन। तो बहुत लोग ऐसे न्यूमेरिकल एग्जांपल देने लगे कि अगर इंडेक्सेशन होता तो मुझे कम टैक्स लगता। तो गवर्नमेंट ने 20% से कम करके 12.5% किया, ये एक आई वॉश है, बट असल में उन्होंने तो टैक्स बढ़ा दिया है। और ये बढ़ा क्यों दिया है? क्योंकि 12.5% जो डायरेक्ट टैक्स हमको लग रहा है,
₹1000 माइनस ₹100 पे, वो ₹900 पे जो टैक्स लग रहा है वो ज्यादा है, जबकि अगर वो एडजस्टेड होता तो कम होता। तो तुरंत फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दिया कि 1980 की जो ₹100 की चीज है, उससे हम आपको माइनस करने नहीं बोलेंगे 2024 की वैल्यू को, हम 1980 को 2001 की वैल्यू तक तो लेके आ जाएंगे। मतलब आपको आधा बेनिफिट मिलेगा। तो इसे उन्होंने कहा ग्रैंडफादर क्लॉज करके कर दिया, क्योंकि जिनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जिनको लेगेसी में आई है, एयरशिप में आई है, तो वो तो घबरा गए कि मेरी 40-50 साल की प्रॉपर्टी अब मैं बेचूंगा तो पूरी रकम पे मुझे टैक्स आ जाएगा। तो गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने तुरंत इसको क्लैरिफाई किया कि आपको 2001 तक का इंडेक्सेशन बेनिफिट तो मिलेगा ही। अब 2001 की जो भी वैल्यू रहेगी, उसके बाद 2024 की वैल्यू को डिडक्ट करके उस पे 12.5% लगाया जाएगा। तो अब मुद्दा केवल रहा वो प्रॉपर्टियों का जिसको 2001 के बाद खरीदा गया है और 2024 में उसको बेचा गया है। उस प्रॉपर्टी के अंदर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना यह है कि 2001 के बाद काफी रियल एस्टेट और उसमें ग्रोथ डबल डिजिट आया है, बट जबकि रिसर्च ये दर्शाता है कि एवरेज 10 साल के पीरियड में टीयर 1 सिटीज के अंदर सिंगल डिजिट ग्रोथ आया है रियल एस्टेट में। तो इसलिए बहुत सारे उदाहरण ऐसे बन रहे कि 20% कैपिटल गेन इंडेक्सेशन के साथ जो है उसमें उनको टैक्स कम लग रहा है और 12.5% पे टैक्स ज्यादा लग रहा है। लेकिन ये केस टू केस मैं कहूंगा, इसे जनरल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण हैं जहां पे ग्रोथ 20% 30% हो चुकी है वैल्यूएशन में, वहां 12.5% टैक्स कम आ रहा है क्योंकि आपको स्टेट 7.5% का डिस्काउंट मिल गया है। ये खासकर लैंड के अंदर हुआ है, खासकर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर हुआ है जहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया है। तो ये एक मिक्स बकेट है मेरे हिसाब से। इस पे जनरल कमेंट नहीं हो सकता, बट हाँ ये कहा जा सकता है कि केस टू केस देखिए। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में जो निवेश कर रहे हैं, मार्केट स्टेबल है, इसमें कोई इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ नहीं रहा है, उस वजह से ये थोड़ा टैक्सिंग ज्यादा महसूस होगा जो आज के इन्वेस्टर्स हैं उनको। लेकिन हमें इसका एक दूसरा साइड भी देखना चाहिए। आज ये प्रोसेस बहुत सिंपल हो गया है, क्योंकि अब आपको कोई सीए के पास खुद जाने की जरूरत नहीं है। आपने जिस प्रॉपर्टी वैल्यू पे ली है, अज्यूमिंग 2001 के बाद ली है, और आज आप बेच रहे हो, तो उसके डिफरेंस के ऊपर 12.5% फ्लैट रेट लगाया गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ये सारे डिबेट डिस्कशंस में मिस हो गया है, जिसे हम कहते हैं रोल ओवर बेनिफिट। तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये मुझे सीधा गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ये आपका कोई वेल्थ टैक्स नहीं है, ये इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। इसे गवर्नमेंट रोल ओवर बेनिफिट तो कंटिन्यू किया है, उन्होंने केवल इंडेक्सेशन निकाला है, जिसका मतलब कि जो मुझे टैक्स आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल हम वापस वो ₹1000 पे जो हम फ्लैट बेचते हैं उसका एग्जांपल लेते हैं, जिसकी 2001 के हिसाब से वैल्यू फॉर एग्जांपल ₹500 है। अब मेरे को 1000 माइनस 500 मतलब 500 पे 12.5% टैक्स भरना पड़ रहा है। अब वो 12.5% जो मैं टैक्स भर रहा हूँ ₹500 पे, मतलब कुल मिला के आप समझो ₹65 जो टैक्स भर रहा हूँ, उसे मैं अगर री इन्वेस्ट करता हूँ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट पे, तो मेरा टैक्स जीरो हो जाता है। मुझे टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम रोल ओवर बेनिफिट कहते हैं। सिमिलरली मुझे रेसिडेंशियल रियल एस्टेट नहीं लेना है, पर मुझे इस राशि को बॉन्ड्स में डालना है, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड रहते हैं, तो भी ये टैक्स फ्री हो जाता है। तो ये कैपिटल गेन के साथ जो दो चीजें जुड़ी हुई थी, एक थी इंडेक्सेशन, एक था रोल ओवर बेनिफिट। मेरे हिसाब से रोल ओवर बेनिफिट वाज द बिगेस्ट बेनिफिट, क्योंकि आप पूरी की पूरी चीज जीरो टैक्स पे कर सकते हो, तो वो तो कंटिन्यू हुई है। इंडेक्सेशन निकाला है, लेकिन आपको सिंप्लिसिटी दे दी है। अब कोई कॉम्प्लिकेशन लगेगा नहीं, कोई सीए रिपोर्ट लगेगा नहीं, आप खुद घर बैठे निकाल सकते हो ये पूरा। और इससे भी ऊपर उन्होंने ये केवल रियल एस्टेट के लिए नहीं किया है, सारे एसेट क्लास, चाहे फाइनेंशियल हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, चाहे इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड हो, लैंड हो, गोल्ड हो, या रेसिडेंशियल रियल एस्टेट हो, सभी का एक सिंप्लीफिकेशन टैब बना दिया है, जहां पे स्टॉक मार्केट में बढ़ोतरी हुई है, आपका शॉर्ट टर्म गेन बढ़ा दिया है,
इनफैक्ट जो होल्डिंग पीरियड है उधर 3 साल से 1 साल कर दिया है, कम कर दिया है रीट जैसे केसों में। आपको यहाँ 2 साल का ही होल्डिंग पीरियड है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपलिस्टिक मूव है, हमको इसको ओवर एनालाइज नहीं करना चाहिए। इट्स अ वेलकम मूव, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लगता है टैक्स आपने शायद थोड़ा ज्यादा दे भी दिया, तो आप उसको रोल ओवर बेनिफिट में एक दूसरा मकान लेके उसको री इन्वेस्ट कर दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आपको कंपलसरी गवर्नमेंट को भेजना है। मैंने इस बाबत में थोड़ी एक ग्लोबल स्टडी भी की कि बाकी देशों में क्या हो रहा है, खास करके ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेके। आप हैरान हो जाओगे कि इंडिया में द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज वन ऑफ द लोएस्ट एज कंपेयर टू द वर्ल्ड। आप फ्रांस का एग्जाम्पल लो, चाइना का लो, सऊदी का लो, किधर का भी एग्जाम्पल लो, वहां पे द कैपिटल गेन टैक्स इज एट अ हायर परसेंटेज। तो हम ऑलरेडी लोअर पे थे, 20% जो था वो भी लोअर था, अब 20 से 12.5% किया गया है, और 12.5% के साथ आपको रोल ओवर बेनिफिट तो है ही। तो किस चीज का लोग कर रही है, क्या हो गया है ये बजट, थोड़ा इसको हमें ये भी समझना चाहिए कि विपक्ष काफी मजबूत है, तो मजबूत विपक्ष इस पे शोर ज्यादा कर रही है, इस पे ज्यादा वैसे एग्जाम्पल्स दिखा रही है जिससे ये एडवर्स दिखाना चाहिए, लेकिन रोल ओवर बेनिफिट की कोई बात ही नहीं कर रहा है। और रोल ओवर बेनिफिट ज्यादा महत्व का है। शायद आपका 10-20 लाख ज्यादा टैक्स भी गया हो, लेकिन उसको आप री इन्वेस्ट करके जीरो तो कर ही सकते हैं। और ज्यादातर लोग वही करते हैं कि अपने पुरानी प्रॉपर्टी लगभग सभी वही करते हैं। तो पुरानी प्रॉपर्टी हो बेच दिया, चाहे वो बंगला खरीदे चाहे फ्लैट खरीदे, कहीं पे भी निवेश करे, ज्यादातर लोग वैसे ही करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि रियल एस्टेट इंडिया के अंदर एक इमोशन है। रियल एस्टेट को आप कमोडिटी के जैसे ट्रीट नहीं कर सकते। तो अगर एक फैमिली एक प्रॉपर्टी निकाल रही है तो शायद वो 2 ही खरीदेगी या 1 खरीदेगी, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि वो कुछ नहीं खरीदेगी। तो रोल ओवर बेनिफिट के साथ ऐसे ही जीरो टैक्स होना है। तो किस चीज का लोग इतना डर रहे। और मैं सरप्राइज था, मेरे काफी सारे दोस्त लोग को मैंने जब ये बोला कि रोल ओवर बेनिफिट तो है ही, तो वो भी सरप्राइज हो गए, क्योंकि बात इंडेक्सेशन के अराउंड इतनी घूम चुकी है कि लोग ये रोल ओवर की बात नकार चुके हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि कहीं आपको थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको री इन्वेस्ट करते हो तो वो नुकसान नलीफाई हो जाता है, आपको नुकसान नहीं, वो आपको बेनिफिट ही करता है। लेकिन क्या डेवलपर्स के लिए भी वो इतना ही पॉजिटिव है? मेरे हिसाब से आज के डेवलपर्स नई प्रॉपर्टी बनाते, डेवलपर्स के पास वो इन्वेस्टर्स आते हैं जो आज एंटर कर रहे हैं। अब रियल एस्टेट मैं आपको बोलूंगा एक स्मॉल कैप से मिड कैप से एक लार्ज कैप हो चुका है। तो ये रियल एस्टेट अब ब्लू चिप हो चुका है। रियल एस्टेट में रेरा की गारंटी है, रियल एस्टेट में तंदुरुस्त डेवलपर्स है, जो फ्रजाइल थे, जो वीक थे एग्जीक्यूशन में, फाइनेंशियली, स्किल्स वाइज, वो सभी चले गए हैं। तो ये एक ब्लू चिप लार्ज कैपिटल वाला स्टॉक है। अब जब आप ब्लू चिप लार्ज कैप वाला स्टॉक लेते हो तो आप उसमें स्मॉल कैप या मिड कैप जैसी बढ़ोतरी तो एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आपको स्टेबिलिटी मिलती है, सर्टेनिटी मिलती है, तो जिसका मतलब है आपको सिंगल डिजिट ग्रोथ मिलने वाला है। अब जब आपका ग्रोथ सिंगल डिजिट होने वाला है ईयर ऑन ईयर, तो आपको ये वाला जो रेजिम है कैपिटल गेन वाला, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके अंदर। प्लस अगर मैं देखूं रियल एस्टेट जहां पे टियर 2-3 या सैटेलाइट सिटीज जो हम बोलते हैं, जैसे कि नवी मुंबई हो गया, थाने हो गया, वहां पे ग्रोथ डबल डिजिट्स है, तो वहां ये बहुत फायदेमंद रहेगा आपका जो ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया है। अब लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि सिंगल डिजिट अगर है तो मुझे टैक्स थोड़ा ज्यादा आ गया या मुझे अधिकतर भरने आ गया। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नॉर्मली इन्वेस्टर्स टियर 2-3 में जाते हैं इन्वेस्ट करने, टियर 1 में आते हैं रहने के लिए। तो रियल एस्टेट अब रेसिडेंशियल एंड यूजर प्रोडक्ट बन गया है टियर 1 के लिए। तो इन्वेस्टर तो ढूंढता है डबल डिजिट रिटर्न, वो जाएगा टियर 2-3 में, वो जाएगा ऑल्टरनेटिव रियल एस्टेट एसेट क्लास में, वेयरहाउसिंग में लगाएगा, रीट में लगाएगा,
को लिविंग, फ्लेक्स स्पेस, ये सब में फ्रैक्शनल ओनरशिप में लगाएगा पैसे, तो वहां पे उसको ये बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इंडेक्सेशन को निकाला गया बट रिटर्न ही डबल डिजिट है, तो उसको ग्रोथ मिलेगी। तो मेरे हिसाब से काफी विन विन प्रोपोजिशन है। हमें स्ट्रे एग्जांपल्स को देख के इसमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और रोल ओवर बेनिफिट अवेलेबल है ही, तो जो मुझे लगता है प्ले में आएगा। और इनफैक्ट मेरा मानना है कि इस वजह से रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में और इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि जिनको लग रहा है टैक्स ज्यादा लग गया है वो ऐसे ही ले लेंगे प्रॉपर्टी। सही बात है। तो अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडेक्सेशन का फायदा या नुकसान आपके इंडिविजुअलिटी पे रहता है कि आपने घर कहाँ लिया, कितने साल पुराना लिया, कितना टैक्स आपको लग रहा है। अगर आप वो बेच के दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पहले था वो रूल अभी भी लागू होता है। और हाँ, डेवलपर्स के लिए भी विन विन सिचुएशन ही यहाँ पे दिख रही है। तो हमने समझ लिया ये इंडेक्सेशन क्या होता है और कैसे लागू होगा और कितना फायदा या नुकसान आपको होगा। आप रीच में तो महारत रखते हैं और हमारा दूसरा एपिसोड अभी आने ही वाला है, क्योंकि रीच हम एक डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की। लेकिन रीच में इस बार जो फैसला आया है वो हमारे दर्शकों को समझाइए। ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर मूव रहा है। रीट को ट्रीटमेंट दी गई है एज गुड एज अ इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट। तो पहले रीट पे रियल एस्टेट के जैसे कैपिटल गेन स्ट्रक्चर होता था, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको 2 साल 3 साल रुकना पड़ता था। रीट का लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन अब 1 साल कर दिया है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही गेम चेंजर मूव है, क्योंकि अधिकतर इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में जाते हैं वो मुझे लगता है इसमें भारी मात्रा में लोग रीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब बेनिफिट सेम रहा है टैक्सेशन। और यही मैं कहना चाहूंगा, इस बजट की ब्यूटी है कि उन्होंने सारे चार्ट को एनालाइज करके उसको काफी सिंपल कर दिया है। मतलब सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स को एक ही सतह पे उन्होंने कहा रीट अल्टीमेटली क्या है, लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट क्लास है, तो भले वो रियल एस्टेट से जुड़ा है बट हम उसको ट्रीटमेंट लिस्टेड की देंगे। तो वो बहुत क्लियर है, लिस्टेड, अनलिस्टेड, इक्विटी, नॉन इक्विटी, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल चीजें में, और ये बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर ये कैपिटल गेन का मैं किसे कहना चाहूंगा तो वो है रीट। रीट से ज्यादा फायदा किसी को नहीं हुआ। और ये 2014 से मैं नोट करते आ रहा हूँ, 2014 में फर्स्ट टाइम एनडीए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कि हम रीट लाएंगे। आज 14 से 24 मतलब 10 साल की जर्नी में प्रोग्रेसिवली इतना सारा अच्छे चेंजेस, इतना उसको बेनिफिट जो एक्सटेंड किया है रीट को, वो इस गवर्नमेंट का सपोर्ट दिखता है कि उसको मोर एंड मोर उसको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, उसको फायदेशील बना रहे हैं। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रीट में आएगा, और इसको मेरे हिसाब से एज अ पर्सनल एसेट क्लास रीट इज एज गुड एज अ स्टॉक। तो आपको आज स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव टू म्यूचुअल फंड दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ रीट। तो चलो यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन मिल गया कि वहां पे भी निवेश करना फायदेमंद ही आपके लिए होता दिखेगा। साथ ही वुमेन होम बायर्स, जैसे मैं एक महिला हूँ और अगर मैं घर लेना चाहती हूँ तो शायद मुझे लगता है पिछले 5 सालों में ऐसा था कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और आप फर्स्ट टाइम होम बाय करते हो तो आपको सब्सिडी मिलती थी। इस बार आया कि स्टैम्प ड्यूटी में रिलीफ मिलेगा, लेकिन कैच है ये डाला है स्टेट गवर्नमेंट पे। हाँ, भले ही सेंट्रल और स्टेट मिलके काम करना चाहते हैं, लेकिन हर एक स्टेट तो पॉसिबल नहीं है कि सिमिलर नोट पे आए। क्या ये फायदेमंद होगा, नहीं होगा? फर्स्ट टाइम होम बायर्स को कैसे, वुमेन होम बायर्स को क्या समझना चाहिए? पहले हमें ये चीज समझनी चाहिए कि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारे पास बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार की लिस्ट बनाई गई है। लिस्ट 1 जिसे हम कहते हैं सेंटर्स लिस्ट, लिस्ट 2 जिसे हम कहते हैं स्टेट्स लिस्ट, और लिस्ट 3 जिसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? ये हर लिस्ट में सब विषय लिखे गए कि सेंटर को किस चीज पे जुरिस्डिक्शन है, स्टेट को किस चीज पे जुरिस्डिक्शन है, और ऐसी बहुत सारे सेक्टर्स और विषय है
जहां पे दोनों सेंटर और स्टेट को छूट दी गई है कि उनका जुरिस्डिक्शन रहेगा। ऑफ कोर्स जब भी क्लैश होता है तो सेंटर प्रिवेल्स ओवर द स्टेट, क्योंकि हमारा जो फेडरलिज्म है इट इज हैवी ऑन सेंटर, मतलब सेंटर को ज्यादा ताकत दी गई है व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग। रियल एस्टेट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो इस वजह से रेरा भी बनाया गया था सेंटर ने, बट हर स्टेट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की छूट दी गई थी। सो ये रियल एस्टेट के बारे में कुछ भी डिसीजन हो उसमें सेंटर स्टेट वाला प्ले आएगा ही। रियल एस्टेट में महाराष्ट्र हमेशा एक आदर्श राज्य रहा है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले महाराष्ट्र से बेस्ट प्रैक्टिसेस को इन लोग उठाते हैं, और महाराष्ट्र की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो उन्होंने उठाया है उसमें से ये जो वुमन वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट हो चुका है। हाँ, कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि महाराष्ट्र सरकार ने थोड़ी रिलीफ दी थी और ये बहुत ही बड़ा सक्सेस था। लोग बाहर निकल निकल के, क्योंकि आज वैल्यू प्रॉपर्टी की करोड़ों में हो गई है, तो 1% भी 1 लाख हो जाता है। तो उसमें अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 10 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है। टियर 2 में घर मिल जाता है आपको इस रकम में। तो लोग इसका बेनिफिट ले रहे थे, और मेरे हिसाब से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमन थ्रू रियल एस्टेट इज अ वेरी गुड इंटेंशन। तो ये बजट ने एक विजन दिया है, एक स्ट्रैटेजी दी है। इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बाकी 30 के ऊपर जो राज्य है वो इसको एम्युलेट कर सकते हैं और इसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेनिफिशियल है, विन विन है इसमें। लेकिन मुझे ये बताइए कितनी महिला, मतलब कितनी ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो महिलाओं के नाम पे बिक रही हैं, मतलब उनका नाम पहले रख के वो सेल हो रही है? सो मेरे हिसाब से ये एक साइकोलॉजिकल चीज भी है, क्योंकि प्रॉपर्टी लेने में मेरे अनुभव में महिला का ही सबसे बड़ा योगदान रहता है। अगर पुरुष पे छोड़ा जाए तो वो हिलेगा नहीं, वो कुछ लेगा नहीं। वो जहाँ है बस अपने काम में इतना व्यस्त है, आएगा और कुछ नया अपग्रेडेशन की बात आती है उसे खर्चा लगता है, वो करेगा नहीं। बट वो महिला होती है जो 24 घंटा उस घर में बिताती है। पुरुष खैर 10 घंटे 12 घंटे भी नहीं बिता पाता। और वो महिला अधिकतर जो पूरा दिन उधर निकालती है, वो चाहती है और वो पुश करती है कि रियल एस्टेट बेटर लिया जाए। तो जब इंडियन रियल एस्टेट में महिला का बाइंग डिसीजन में इतना बड़ा योगदान है तो उसे रिवॉर्ड तो करना ही चाहिए। और इससे होगा ये कि बहुत सारे पुरुष ले लेंगे महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी, जिससे एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सिर्फ महिला की नहीं है, फैमिली की होती है। तो याद रखिए, जब भी आप एक महिला को स्ट्रेंथन करते हो तो आप फैमिली को स्ट्रेंथन कर रहे हो, आप केवल उस महिला को नहीं कर रहे हो। और इसके लिए वुमन राइट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज है, जो जिसे हम कहते हैं इक्वालिटी तब हो सकती है जब आप अनइक्वल को इक्वालिटी का मौका दो। तो ये आई थिंक एक ही मूव से बहुत सारी चीजें एड्रेस हो रही है। खास करके हमारा सोशियो कल्चरल फैब्रिक को अगर देखा जाए तो उसमें ये फिट बैठती है ये पॉलिसी। वेरी वेल सेड। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो मेरे ध्यान में जो आया, और क्योंकि हम देखते हैं महानगरों में हो या टियर 2 सिटीज में हो, माइग्रेंट बहुत ज्यादा होते हैं, लोग बाहर से काम करने आते हैं तो ज्यादातर रेंटल हाउस ढूंढते हैं। रेंटल हाउसिंग पे पहली बार बजट में बात हुई है, लेकिन मुझे एक बात की कमी लगी कि वो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए हुआ, और वो भी डॉर्मेट्री टाइप रेंटल हाउसिंग की बात हुई। उसमें भी पीपीपी मॉडल, मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। कितना सफल होगा? क्या ये सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर तक ही सीमित रहना चाहिए, या जो आज सबसे ज्यादा जरूरत महानगरों में है, जो बाहर से काम करने आते हैं, उनके लिए भी सरकारी ऐसे आवास बनने चाहिए जो रेंटल पे हो? सो एज अ डेवलपर तो हम यही चाहते हैं कि अधिकतर लोग खरीदे रियल एस्टेट और ना कि रेंटल पे जाए। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति का ये सपना भी रहता है निजी के खुद की मैं प्रॉपर्टी बनाऊं, और सबसे पहली प्रॉपर्टी वो बनाता है वो होता है उसका खुद का घर। लेकिन महंगाई को देखते हुए, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हुए, और प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे क्योंकि उसमें जो चीजें लगती है, आज एक
घर बनाने के लिए 400 इंडस्ट्री का योगदान रहता है। लगभग सारी 400 इंडस्ट्री की दाम बढ़ चुके हैं उनके प्रोडक्ट्स के, तो उस वजह से नेचुरली घर का भी दाम बढ़ रहा है। तो ये अधिकतर हमने देखा है कि ये थोड़ा एक अनअफोर्डेबल हो जाता है। तो इसे एड्रेस करने के दो तरीके हैं। एक है जिसे हम बोलते हैं पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इस बजट में देखा गया है पीएमएवाई 2.0 लाया गया है। सो ये एक मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री अपने लिए हुए विजन पे कायम है और उन्होंने फर्दर एक्सटेंड किया और भारी मात्रा में लाखों करोड़ का 11 लाख करोड़ का पैकेज दिया है और अर्बन रूरल दोनों के लिए करोड़ के ऊपर फैमिलीज को बेनिफिट होगा। तो ये दर्शाता है कि उनको हर भारतीय का खुद का एक घर हो, इस विजन पे कायम है, जो बहुत अच्छी चीज है। अब दूसरा पहलू इस चीज का ये रहता है कि ठीक है, ये लास्ट माइल इम्प्लीमेंट होने तक एटलीस्ट कोई अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम अवेलेबल हो जहाँ पे ये माइग्रेंट्स रह सके। अब इसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट को 100 सिटीज बनानी है, 100 टॉप सिटीज बनानी है, जिन्हें पहले के बजट्स में स्मार्ट सिटीज कहा गया है। तो जब वो सिटीज का निर्माण करना है तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा, सब पॉपुलेशन उधर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे घर लेना। लैंडलॉर्ड्स के लिए घर को रेंट पे देना अफोर्डेबल नहीं होता क्योंकि 3% भी रिटर्न नहीं आता। तो डेडिकेटेड रेंटल हाउसिंग स्टॉक ना केवल इंडस्ट्रीज के लिए बट सभी के लिए बहुत जरूरी है, एक सिटी को हेल्दी रखने के लिए। अगर आप अब्रॉड देखेंगे तो आज कैलिफोर्निया हुआ, मैनहट्टन हुआ, शिकागो हुआ, स्टूडेंट्स अल्टीमेटली रेंट पे ही रहना चाहते क्योंकि ग्लोबली आते। अब जिस प्रकार से हमारा ग्लोबल ग्रोथ हो रहा है, वर्ल्ड की हम टॉप 5 इकोनॉमीज में आ गए हैं, तो नेबरिंग हमारे जितने देश हैं उनके बच्चे इधर आते हैं, तो उनके लिए भी एक रेंटल हाउसिंग जरूरी है और ये सब बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है और बहुत हाई प्राइस्ड है। तो मेरे हिसाब से रेंटल हाउसिंग एक बहुत ही सीरियस विषय है। इसको केवल एक ही सेगमेंट तक सीमित रखना सही नहीं है, पर इसमें स्टेट गवर्नमेंट एक मूव ले सकती है। सेंटर ने एक दिशा दिखाई है, इस दिशा के ऊपर मेरे हिसाब से हर स्टेट गवर्नमेंट लिबर्टी लेके इसको एक्सपैंड कर सकती है। हमें ये खास ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज का सोल्यूशन सेंटर से नहीं ढूंढना चाहिए। आज स्टेट गवर्नमेंट्स आर वेरी वेल इक्विप्ड टू फर्दर एनलार्ज द स्कोप ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक दिशा दिखाती है उस पर इलॉबरेट करने हमारे राज्य सक्षम है और ये एक राइट डायरेक्शन दी है, इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। मैं समझी। हाल फिलहाल आपने देखा होगा मुंबई में बहुत सारी बारिश हुई, तब मैंने खास अपने दर्शकों से पूछा क्या हम मुंबई में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कर सकते कि जहाँ पे ऑफिसेस हैं उसी के पास रेंटल हाउसिंग बनाया जाए, क्योंकि सरकार के पास भी मुंबई में भी बहुत सारे ऐसे लैंड पार्सल्स हैं जो शायद मिल जाए, तो ये पीपीपी मॉडल पे ये रेंटल हाउसिंग सुविधा ऑफिस के पास भी मिल सके, क्योंकि लोग कहाँ कहाँ से ट्रैवल करते हैं, 2-2 3-3 घंटे ट्रैवल करके ऑफिस आते हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले ये था कि ऑफिस चर्चगेट में लोग रहते अंधेरी में थे, फिर आया कोविड जिसने बोला वर्क फ्रॉम होम, और फिर कोविड के बाद लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस करने शुरू कर दिए। तो एक नया मंत्र आया, वर्क नियर होम। तो जिसे वर्क नियर होम बोलते हैं वो बहुत जरूरी है और उससे इंफ्रा पे भी लोड काफी कम हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर लोड हम यही देखते हैं लोग इधर से उधर होने में ही आज अगर आप देखो विरार से अगर चर्चगेट आना हो 2-2.5 घंटा पक्का आना और जाना, वहीं आप बदलापुर से सीएसटी देखिए उतना ही ट्रैवल। तो क्या दिक्कतें आ रही है स्टेट गवर्नमेंट को लैंड पास क्लियर करने में और क्या दिक्कतें आ रही है डेवलपर को ऐसे ना बिल्ड कर पाने में? मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट विल है उसमें इतनी शक्ति है, उतना पावर है कि अगर मशीनरी सही तरीके से लगाई जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसमें एक पॉलिटिकल विल, एक ब्यूरोक्रेटिक विल की आवश्यकता है। डेवलपर एट द एंड ऑफ द डे बिजनेसमैन है, अगर वो देखेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, अगर रिटर्न्स है, तो वो कहीं भी आप बोलो वो पहुंच जाएगा।
डेवलपर, ये ब्रीड, ये कम्युनिटी इवॉल्व हुई लास्ट 40-50 साल में। हम्म, अगर आप 50 साल पहले की हिस्ट्री निकालेंगे, लैंडलॉर्ड खुद ही बनवाते थे मकान, कोई डेवलपर हुआ नहीं करता था, कोई रीडेवलपर नहीं हुआ करता था। हम्म, तो हमें समझना चाहिए कि अल्टीमेटली डेवलपर एक प्रोफेशनल है, एक बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर है। अगर उसे एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे उसे स्ट्रेस नहीं रहेगा पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का, उसको स्ट्रेस नहीं रहेगा डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का, तो वो जाएगा। आज हम्म, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉलिसी होना और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना। सही तो कहा। पॉलिसी लाती है पॉलिटिकल पार्टीज, उसे इम्प्लीमेंट करती है ब्यूरोक्रेसी। तो मेरा मानना है ये दो का रोल बहुत बड़ा है, और ये दो रोल अगर अपना निभाएंगे तो एंटरप्रेन्योर का सपोर्ट 100% है। लेकिन आप डेवलपर्स भी ऐसी चर्चा करते हैं कि नहीं कि ऐसा कुछ होना चाहिए? सो बहुत सारी संगठन है, क्रेडाई जिसका मैं पार्ट हूँ, हम्म, नरेटको है, BAI है, तो ऐसे नेशनल दर की काफ़ी संस्थाएं हैं जो रेगुलरली डायलॉग करती है गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल और स्टेट, फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम्म, क्या क्या पॉलिसी में सुधार लाने चाहिए, जिससे कि जो भी लॉज है, आज लॉ का एसेंस क्या रहता है, वो समय के हिसाब से बदलना चाहिए। अब मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, सती प्रथा एक समय में लीगल माना जाता था, हम्म, एक प्रथा थी जो चल रही थी, उसको इवॉल्व करके उसको अब इलीगल कर दिया है, वो कानूनी जुर्म कर दिया है उसको, और अब बंद हो गई है। तो सिमिलरली लॉ विद टाइम शुड चेंज। वो लॉ जो समय के साथ चेंज नहीं होता है उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। तो इसमें ये सभी एसोसिएशंस का बहुत बड़ा रोल है, जो कंटिन्यूअस गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम्म, क्या आज के समय के अनुसार चेंज आने चाहिए। क्योंकि ये सारे जो लॉज आप देखेंगे वो 100-100 साल पुराने हैं, हम्म, तो उसमें अमेंडमेंट्स, और गवर्नमेंट भी मेरे हिसाब से काफ़ी रिसेप्टिव है, खास करके अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग मिनिस्ट्री, ये काफ़ी पेशेंटली हियरिंग भी देते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं हमारी बात हमारे गवर्नमेंट तक पहुंच जाए और होपफुली रेंटल हाउसिंग की सुविधा मुंबईकरों को भी मिले। एब्सोल्युटली, ऐसे कई महानगर है जैसे जिनको इस तरह की सुविधा की जरूरत है। एब्सोल्युटली। लेकिन अर्बन डेवलपमेंट की आपने बात की और आपके रिसर्च रिपोर्ट में भी इस पे खास ध्यान दिया गया है। आपको क्या लगता है बजट में किस तरह से प्रावधान हुए हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं, जैसे हमने अभी बनारस को देखा, इतना बड़ा शहर फैल गया है, लेकिन उसमें प्रॉपरली एडजस्टमेंट नहीं है डेवलपमेंट का। लेकिन वहीं आप अगर वाशी देखें या फिर आप चंडीगढ़ देखें, वो प्लांट सिटीज है। क्या इस तरह के प्रावधान आगे हम देख सकते हैं बजट में जिस तरह से प्रावधान हुए? सो इस बजट में ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अर्बन डेवलपमेंट एक फोकस एरिया रहा है इस बजट का, जहाँ पे एक पहलू है PMAY 2.0, जहाँ पे घर बनाने की बात हो रही है, दूसरा पहलू है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, या हाईवेज है, रोडवेज है, हम्म, जिसपे ऑलरेडी लास्ट दो गवर्नमेंट से ऑनरेबल मिनिस्टर गडकरी जी के अंडर काफ़ी काम हो रहा है, और उसको कंटिन्यूड रखने की बात हो रही है, जो बहुत अच्छी है। जो स्टेप्स लिए गए वो सभी पे कंटिन्यूएशन आ रहा है, किसी पे भी रोक की बात नहीं चल रही है, मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ विजन इसको दर्शाता है। तीसरी और सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। हम्म, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे सर्विस इकोनॉमी ही फुल्ली हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन होता है वहाँ पे। चाइना, चाइना के बाद वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देश प्रगति कर रहे हैं। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रांग होता है तो जो आत्मनिर्भर की बात है, विकसित भारत की बात है, वो ग्रोथ में आ जाएगा। हम्म, तो इसको, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ोतरी देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का पुश किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में मल्टीपल सिटीज की बात की जाइए, तो ये एक होलिस्टिक ग्रोथ पैटर्न अवेलेबल है। अब इसी के साथ ये गवर्नमेंट का हमेशा स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर जोर रहा है। हम्म, हम्म, हमने वाराणसी में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, 10x ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ विजिटर्स, 100x ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, होटल्स, प्लॉटेड डेवलपमेंट, एयरपोर्ट्स।
तो ये एक बहुत बड़ी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आया है एक टियर 3 टियर 4 की सिटी में। तो ये गवर्नमेंट ने और 2-3 सिटीज आइडेंटिफाई की है जिसमें इस प्रकार का स्पिरिचुअल या रिलीजियस टूरिज्म है, और बजट में इसके बारे में बात भी की गई है। काशी है, मथुरा है, बनारस है, तो इसमें हमारे पास ये पोटेंशियल अवेलेबल है। आज हम खुद एज इंडियंस अधिकतर प्रेफर करते हैं अब्रॉड जाने, इसी कारण से कि हमें लगता है कि बेसिक फैसिलिटीज हमें अवेलेबल नहीं है। हमारी जो पहले की जनरेशन है ये सभी लोकेशंस पे जा चुकी है, खासकर बिहार हम देख रहे हैं जिसको पैकेज में इंक्लूड किया गया है। इवन अमृतसर टू जो पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सो जो बोकारो स्टेट्स जिसे कहा जाता था, जो सबसे पिछड़ा वर्ग स्टेट था, तो मेरे हिसाब से वो स्टेट्स पे फोकस डाला गया है। राजनीति अपना काम करता है, लेकिन अल्टीमेटली इंटेंट इज गुड। अगर वहां पे आएगा तो वहां के लोग वहां रहेंगे, ये जो इम्बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन भी हो रहा है वो भी रिलेटिवली कम हो जाएगा। होपफुली अर्बन डेवलपमेंट ज्यादा ग्रोथ लेके आए और रियल एस्टेट के लिए रियल एस्टेट के लिए ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लेके आए। लेकिन हाँ, जिस तरह से आपने हमें एकदम डिटेल में एक कहते हैं ना आम जनता को समझ में आए, इस तरह से आपने जो समझाया बजट को रियल एस्टेट के माध्यम से, थैंक यू सो मच। और इसी तरह आगे हमें समझाते रहिएगा, नई नई बातें लेके आइएगा। थैंक यू सो मच। रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज से जुड़े न्यूज, व्यूज और इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहिए रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।